यूर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। तो आज की क्लास में हम मॉडल पेपर फर्स्ट है डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट मैं आपको बता दूं कि कुछ पर्सनल रीज़न के कारण प्रोफेशनल कमिटमेंट पूरे नहीं हो पाए थे, बट अब आपके जो भी पेपर्स हैं सभी की तैयारी है जो करवाई जाएगी। एक और अनाउंसमेंट आज मैं आपको करने वाली हूँ, जो भी लोग इस चैनल से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अब डेली यहीं पर 10 मिनट ANM वालों के लिए 10 और 20 मिनट की क्लास रहेगी, और 20 मिनट के लिए जो लैब टेक्नीशियन के पेपर्स रहेंगे वो आपके साथ है जो डिस्कस किए जाएंगे, क्योंकि अलग अलग जगह लैब टेक्नीशियन ANM की भी वैकेंसी आती है और बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े हुए भी हैं इस चैनल से ऑलरेडी। तो उनके लिए भी इसी चैनल पर आपको सेपरेटली 20 मिनट की है जो अलग अलग क्लासेस होंगी ANM और लैब टेक्नीशियन वालों के लिए। बट जो हमारे नर्सिंग के जितने भी कंटिन्यूस एग्ज़ाम होते जा रहे हैं, चाहे GNM बेस्ड हो, अब चाहे वो HP में CHO का पेपर होने वाला हो, आंध्र प्रदेश में होने वाला हो, कहीं पर भी, तो सभी के लिए सीरीज़ है जो अब आज से स्टार्ट की जाएगी। तो इसमें मोस्टली जो भी प्रीवियस अलग अलग स्टेट वाइज CHO के पेपर हुए हैं उनका सिलेबस इकट्ठा करते हुए ये पेपर यहाँ पे आपको सेट किए जाएंगे। एक क्लास में भी 35 और 40 मिनट्स की रहेगी, और जो लोग इस क्लास को देखेंगे यदि वो चाहें तो आप लैब टेक्नीशियन वालों के लिए मोस्टली जो आपकी क्लासेस की जाएंगी उनमें आपका हेपेटोलॉजी, पैथोलॉजी और जो अदर पार्ट्स रहेंगे वो आपके कवर किए जाएंगे। माइक्रोबायोलॉजी ANM में आपको पूरा बेसिक है जो नर्सिंग के बारे में बताया जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट से ANM वालों के लिए जो क्लास रहेगी 20 मिनट की उसमें आपको बताया जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में रहेगी। तो यहाँ पर सॉरी फॉर दैट कि प्रीवियस और जो लास्ट 2-3 वीक्स में आपकी क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पाई, क्योंकि उसका कुछ वैलिड रीज़न था, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, बट अब आपकी क्लासेस है जो कंटिन्यू रहेंगी। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन टारगेट ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। तो कौन सा है जो एक मेन टारगेट है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के लिए? कपल्स इन द फर्टाइल एज, चिल्ड्रन बिलो 12 ईयर्स, वुमेन आफ्टर फर्टाइल एज, या फिर मेल आफ्टर फर्टाइल एज। तो यहाँ पर है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का मेन टारगेट क्या होता है कि जो जनसंख्या बढ़ रही है उसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो हम कैसे रोकेंगे? ऑप्शन में है यहाँ पर कि कपल फर्टाइल एज ग्रुप में, तो फर्टाइल एज ग्रुप में का मतलब है 45 ईयर्स एज ग्रुप तक के कपल में मेल फीमेल दोनों आ जाएंगे। फिर है यहाँ पर चिल्ड्रन जिनकी एज 12 साल से कम है, या फिर वुमेन जो फर्टाइल एज के बाद की हैं, दैट मीन्स मेनोपॉज वाली वुमेन, या फिर मेल आफ्टर द फर्टाइल एज। तो अब यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? तो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का मेन टारगेट रखा जाता है ऐसे कपल जो फर्टाइल एज ग्रुप में है, दैट मीन्स जिनका जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है वो क्या है, कंटिन्यू है। तो उनके लिए यहाँ पर क्या किया जाएगा, टारगेट किया जाएगा, ना कि 12 साल से कम एज के बच्चों को, ना ही सिंगल किसी वुमेन को फर्टाइल एज के बाद, या ना ही किसी सिंगल मैन को फर्टाइल एज के बाद। फर्टाइल एज हो गई आपकी, फिर आप में रिप्रोडक्शन की क्षमता ही नहीं बचेगी, तो उन कपल्स को क्यों फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में टारगेट किया जाएगा? सो फर्स्ट थिंग, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का जो मेन टारगेट होगा वो क्या होगा? कपल्स इन द फर्टाइल एज। कौन से कपल? फर्टाइल एज ग्रुप के कपल, 45 ईयर्स एज ग्रुप तक के कपल, 15 से 45 साल तक की एज ग्रुप के कपल को मेन यहाँ पे टारगेट किया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आयुष्मान भारत योजना प्रोवाइडिंग अ हेल्थ कवर ऑफ रुपीज़। तो आयुष्मान भारत योजना एग्ज़ाम में आपको आती है, हमेशा आती है, इसकी लॉन्च डेट पूछी जाती है, या फिर इसमें क्या है जो आपके लिए कितना अमाउंट है जो गवर्नमेंट देती है आपके लिए। तो यहाँ पर है आयुष्मान भारत योजना। तो आयुष्मान भारत योजना में कितना कवर अमाउंट है जो दिया जाता है हेल्थ के लिए? 5 लाख पर फैमिली पर ईयर, 5 लाख पर इंडिविजुअल इन फैमिली, 5 लाख पर फैमिली पर 2 ईयर्स, या फिर 5 लाख पर फैमिली ओनली 1 टाइम। तो जो आयुष्मान भारत योजना है इसका पूरा नाम क्या है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि गवर्नमेंट की स्कीम है। इसके तहत यहाँ पर जो अमाउंट दिया जाता है एक फैमिली के लिए कितना होता है? वो होता है 5 लाख, 5 लाख पर फैमिली पर ईयर, एक साल में 5 लाख। लॉन्च डेट पूछते हैं आयुष्मान भारत योजना की, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की, PMJY स्कीम जिसको हम कहेंगे। तो ये लॉन्च हुई थी 23 सितंबर 2018 को।
कब? 23 सितंबर 2018। आयुष्मान भारत योजना का दूसरा नाम पूछते हैं तो PMJY स्कीम। इसके तहत एक फैमिली को 5 लाख रुपीस तक है जो हेल्थ के लिए कवर अप किया जाएगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इन ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट एंड फंक्शनिंग एट स्टेट हेडक्वार्टर। तो यहाँ पर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपको CHO एग्जाम में मेनली आने के चांसेस रहेंगे कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम को डिस्ट्रिक्ट, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं किसी भी स्टेट के, और जो स्टेट में जितने भी काम कर रहे हैं जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के तहत, तो इम्प्लीमेंटेशन कौन करवाएगा? स्टेट में स्पेशली हर एक स्टेट के जितने भी ज़िले हैं वहाँ पर जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है तो उनके लिए इम्प्लीमेंटेशन का काम कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट करवाएगी? जैसे गांव लेवल पर यदि बात की जाती है, आपका जो पंचायत का 3 टायर सिस्टम हो जाता है कि गांव में यदि बात हो रही है तो सरपंच वहां के सभी काम करवा देता है। यदि आपकी बात हो रही है यहाँ पर ज़िले में तो कलेक्टर का काम होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर कि स्टेट लेवल पर जितने भी फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के काम रहेंगे उनको इम्प्लीमेंट करने का काम कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट करोगी? ऑप्शन में है यहाँ पर द डिस्ट्रिक्ट फैमिली वेलफेयर ब्यूरो, द नेशनल फैमिली वेलफेयर ब्यूरो, द स्टेट फैमिली वेलफेयर ब्यूरो या फिर द इंटरनेशनल फैमिली वेलफेयर ब्यूरो। तो ये पूरा काम है जो कौन करेगा? तो ये सभी काम करेगा स्टेट फैमिली वेलफेयर ब्यूरो। कौन करेगा? स्टेट लेवल पे यहाँ पर कहा है कि पूरे जो राज्य है उस राज्य में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं तो वहाँ पर फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन करवाने का काम कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट करेगी? तो वो करेगी द स्टेट फैमिली वेलफेयर ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, प्रेग्नेंट वुमेन विथ हीमोग्लोबिन लेवल लेस देन इन द फर्स्ट एंड थर्ड ट्राइमेस्टर इज कंसिडर्ड एनीमिक। क्वेश्चन देखिए, WHO के अकॉर्डिंग कोई यदि प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसका हीमोग्लोबिन लेवल फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर में कितने से कम जाएगा तब उसको एनीमिया कंसीडर किया जाएगा। दैट मीन्स इस लेडी के लिए क्या है, एनीमिया हो गया है प्रेगनेंसी में। तो पहले और तीसरे ट्राइमेस्टर में टोटल 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर की बात हो रही है। तो कितना हीमोग्लोबिन लेवल कम होगा कि उसको कंसीडर किया जाएगा कि इस लेडी के लिए क्या है, एनीमिया है। 11 ग्राम पर DL, 14 ग्राम पर DL, 12 ग्राम पर DL या फिर 13 ग्राम पर DL। अब यहाँ पर ओनली कहा है कि एनीमिया है, यहाँ पर माइल्ड मॉडरेट सीवियर कैटेगरी नहीं पूछी है। तब आपको कहना है 11 ग्राम पर DL। कितना? 11 ग्राम पर DL से कम है, दैट मीन्स क्या है, एनीमिया है प्रेगनेंसी में। लेकिन जब WHO के अकॉर्डिंग आपसे पूछते कि प्रेगनेंसी में एनीमिया का लेवल, हीमोग्लोबिन का लेवल यदि 11 से भी कम होता है, कितना, लेस देन 11 तो हो गया क्या, यहाँ पर एनीमिया है। अब लेकिन यहाँ पर आपको कहते हैं कि 9 से 11 के बीच में है, मतलब 11 से और ज़्यादा कम चला गया तब क्या होगा, माइल्ड। फिर यदि यहाँ पर कहते हैं कि मॉडरेट है तो 7 से कितना होगा, 8.9। सीवियर में यदि आपको पूछते हैं, यदि यही क्वेश्चन यहाँ पे आपको कहें हीमोग्लोबिन लेवल लेस देन 7 ग्राम पर DL है प्रेगनेंसी में, तो क्या है, ये सीवियर एनीमिया की कंडीशन। बिलो 11 है तो माइल्ड है, एनीमिया की कैटेगरी का माइल्ड है, कितना, 9 से 11। अब 7 से 9 के बीच का पूछे, लेस देन 7 पूछते हैं तो सीवियर आएगा। वेरी सीवियर में होगा 4 ग्राम पर DL। तो आपको ये जो इमेज आपको स्क्रीन पे दिख रही है, आप चाहे इसको नोट डाउन कर लें या फिर अपने दिमाग में सेट करके रखें, एग्जाम में आता ही आता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, द बर्थोलिन्स ग्लैंड आर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट इज़ लोकेटेड एट। तो जो बर्थोलिन ग्लैंड है इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो ये कहाँ पर होती हैं, इनसाइड द यूट्रस, इनसाइड द ओवरीज, आउटसाइड ऑफ सर्विक्स या फिर ऑन आइदर साइड ऑफ वेजाइना। तो जो बर्थोलिन ग्लैंड होती है, कौन सी बर्थोलिन ग्लैंड होती हैं, ये होती हैं कहाँ पर, वेजाइना के दोनों साइड।
कहाँ पर, वेजाइना के दोनों साइड होती हैं और ये क्या काम करती हैं, होती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही ऑर्गन है। तो कहाँ पर होती हैं, वेजाइना के दोनों साइड, ऑन अदर साइड ऑफ वेजाइना। और इनका काम क्या होता है कि एक फ्लूइड सीक्रेट करती हैं। बर्थोलिन ग्लैंड क्या करेंगी, एक फ्लूइड को सीक्रेट करेंगी, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड सेमिनल फ्लूइड को सीक्रेट करती हैं, वैसे ही बर्थोलिन ग्लैंड भी क्या करेंगी, एक फ्लूइड सीक्रेट करेंगी जो वेजाइना को लुब्रिकेट करने का काम करेगा। इनकेस कुछ जो बर्थोलिन ग्लैंड की डक्ट्स है वहाँ पर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो वहाँ पर जो फ्लूइड वो सीक्रेट कर रही हो क्या होगा, कलेक्ट होगा और वो क्या काम करेगा, सिस्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर आपको यदि बर्थोलिन ग्लैंड का फंक्शन पूछे तो ये क्या करेंगी, फ्लूइड सीक्रेट करती हैं जो वेजाइना को लुब्रिकेट करने का काम करेगा। और पूछें कि कहाँ पर होती हैं तो ये होती हैं वेजाइना के दोनों साइड, ऑन आइदर साइड ऑफ वेजाइना। नेक्स्ट वन है यहाँ पर डेंजर साइन फॉर अ वुमेन इन लेबर इज। तो यदि लेबर पेन आ रहे हैं उसी टाइम पर डेंजर साइन क्या होंगे, सीवियर हेडेक विथ ब्लड विजन, टायर्डनेस, ब्लडी स्टिकी डिस्चार्ज, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन एट रेगुलर इंटरवल्स। तो डेंजर साइन यहाँ पर क्या होंगे किसी भी वुमेन में लेबर के टाइम पर। तो टायर्डनेस नॉर्मल सी बात है, पेन आते हैं जब लेबर पेन तब फील होगी टायर्डनेस, ब्लडी स्टिकी डिस्चार्ज होगा, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन आएंगे जो कि रेगुलर इंटरवल में आएंगे और जो कि एक नॉर्मल साइन है किसका, ट्रू लेबर पेन का। लेकिन यदि लेबर में साथ में आपको सीवियर हेडेक और ब्लड विजन हो रहा है तो ये दोनों साइन किसकी तरफ इंडिकेट करते हैं, ये करते हैं जब प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर आपका फ्लक्चुएट हो रहा हो तब। तो ये क्या होंगे, ये माने जाएंगे डेंजर साइन, बाकी सभी यहाँ पर नॉर्मल साइन है। नेक्स्ट वन, इंक्रीज्ड पिगमेंटेशन इन द फेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं आपने उनके फेस पे देखा होगा दोनों चीक्स पर, नोज पर, फोरहेड पर और चिन पर आपको पिगमेंटेशन के कारण ब्लैक ब्लैक डॉट्स टाइप से दिखाई देंगी। तो उनके लिए क्या कहेंगे हम, लाइना नियाग्रा, हिस्टीरिया ग्रेविडा, कोलाज्मा या फिर कैपट मेडियोसा। तो लाइना नियाग्रा का मतलब होगा कि जो एक्सीफेस्टर्नम से सिम्फाइसिस प्यूबिस तक एक जो लाइन होती है वो होगी। हिस्टीरिया ग्रेविडेरम का मतलब होगा जो स्ट्रेच मार्क रहेंगे थाई पर, एब्डोमेन पर। कोलाज्मा का मतलब होगा प्रेगनेंसी में जो फेस मास्क, जिसको हम क्या कहेंगे, प्रेगनेंसी फेस मास्क कहते हैं, वो कहलाता है कोलाज्मा। और यहाँ पर पिगमेंटेशन के कारण फेस पर, चिन पर बटरफ्लाई टाइप से आपको दिखाई देंगे, दोनों गाल हो गई, नोज हो गई, चिन हो गई और फोरहेड हो गया। यहाँ पर पिगमेंटेशन के कारण जो स्पॉट्स आपको दिखेंगे वो कहलाएगा कोलाज्मा। लेकिन जब यही कोलाज्मा नॉन प्रेगनेंसी में होते हैं तो वो कहलाता है मेलाज्मा। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉन्स्टिपेशन कैन बी कॉज्ड ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स एक्सेप्ट। तो प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन होता है सभी के कारण, किसी एक को छोड़कर। डिहाइड्रेशन, आयरन सप्लीमेंट्स, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स, ओपिएट एनाल्जेसिया। तो प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, हार्ड स्टूल आ रहा है, पास करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इस सब के कारण होगी। डिहाइड्रेशन के कारण होगी, यदि आप पानी वगैरह प्रॉपर नहीं पिएंगे तो आपको होगा कॉन्स्टिपेशन, इसीलिए कहा जाता है कि आप बार बार लिक्विड डाइट लें, पानी पिएं। आयरन सप्लीमेंट्स के कारण, जब पेशेंट को आयरन टैबलेट दी जाती हैं तब उसको एक्सप्लेन किया जाता है कि आपका स्टूल ब्लैक कलर का होगा, साथ ही साथ आपको कॉन्स्टिपेशन भी फील होगा, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। फिर आता ओपिएट एनाल्जेसिया, तो इसके कारण भी आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। लेकिन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स के कारण आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, ये चीज़ भी आपको बतानी है। और यहाँ पे कहा है कि प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन सबके कारण होगा, किसी एक को छोड़कर, तो होगा फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स। नेक्स्ट है यहाँ पर ट्रांसमिशन ऑफ मैटरनल एंटीबॉडीज टू द अनबॉर्न चाइल्ड थ्रू द प्लेसेंटा, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जो मैटरनल एंटीबॉडीज़ क्या हो रही हैं, ट्रांसफ़र हो रही हैं अनबॉर्न चाइल्ड में प्लेसेंटा के थ्रू। प्लेसेंटा बीच में क्या कर रहा है, ट्रांसमिशन का काम कर रहा है, आपके चैनल का काम कर रहा है। तो ये एंटीबॉडी माँ से बच्चे में ट्रांसफ़र हो रही है अनबॉर्न चाइल्ड में प्लेसेंटा के थ्रू। तो ये कौन सी इम्यूनिटी कहलाएगी, पैसिव, एक्टिव, ह्यूमोरल या फिर हर्ड इम्यूनिटी।
तो ये इम्यूनिटी कहलाएगी आपकी पैसिव इम्यूनिटी। कौन सी इम्यूनिटी? पैसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज लिंक्ड विथ इन्फ्लामेशन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब? तो कौन सा टर्म है यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब के इन्फ्लामेशन के लिए यूज़ किया जाएगा? एंडोमेट्राइटिस, वेजाइनाइटिस, सर्वाइसाइटिस या फिर साल्पिंजाइटिस। तो कौन सा टर्म यहाँ पे आपका यूज़ किया जाएगा किसके लिए? फैलोपियन ट्यूब के इन्फेक्शन के लिए, इन्फ्लामेशन के लिए। तो वो होगा यहाँ पर साल्पिंजाइटिस। क्या होगा? साल्पिंजाइटिस। एग्जाम में आया था आपको लास्ट टाइम CHO में। तो फैलोपियन ट्यूब का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता? साल्पिंजाइटिस। एंडोमेट्राइटिस का मतलब होगा यूट्राइन लाइनिंग है जो, वहाँ पर इन्फ्लामेशन होना जो कि यूट्रस की लेयर्स को अफेक्ट करेगा, तीनों लेयर्स को। फिर वेजाइना का इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, वेजाइनाइटिस, और सर्विक्स का सर्वाइसाइटिस। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, द मेन कंपोनेंट ऑफ एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर और द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर के सभी कंपोनेंट हैं किसी एक को छोड़कर। कौन सा है जो नहीं है? रिससिटेशन ऑफ न्यूबॉर्न विथ हाइपोक्सिया, प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, प्रिवेंशन ऑफ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। तो न्यूबॉर्न के लिए यहाँ पे पूछा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन। एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर में सभी पॉइंट्स आएंगे किसी एक को छोड़कर। तो यहाँ पर जो नहीं है वो कौन सा होगा? तो यहाँ पर जो एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर का पार्ट नहीं है वो होगा बिहेवियरल प्रॉब्लम। बेचारा जो बच्चा पैदा हुआ है उसमें कौन सी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगी? हाँ, हाइपोक्सिया के लिए आप रिससिटेशन करेंगे, हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करेंगे बेबी को वार्म ब्लैंकेट से, बेबी को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेंगे आप। लेकिन बिहेवियरल प्रॉब्लम्स बेचारे बच्चे में कहाँ से आएंगी? ये आएंगी जनरली जो टोडलर्स होते हैं, स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, उनमें देखने को मिलेगी, ना कि न्यूबॉर्न बेबी में। नेक्स्ट वन, द इम्यूनोग्लोबुलिन विच प्रोटेक्ट्स द न्यूबॉर्न अगेंस्ट एंट्रिक इन्फेक्शन इज। तो एंट्रिक इन्फेक्शन से कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन बच्चे को बचाएगा? इम्यूनोग्लोबुलिन ए, IgD, IgG या फिर IgM। तो कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो न्यूबॉर्न बेबी को एंट्रिक इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेगा? तो वो होगा IgA। कौन सा? IgA। प्लेसेंटा को क्रॉस कौन कर सकता है? ओनली IgG। कौन सा? IgG। और यहाँ पर एंट्रिक इन्फेक्शन से बच्चे को कौन बचाएगा? IgA। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम डील्स विथ ट्रेनिंग हेल्थ पर्सनल इन बेसिक न्यूबॉर्न केयर एंड रिससिटेशन। तो कौन सा यहाँ पर प्रोग्राम है? कौन सा प्रोग्राम है जो बच्चों के लिए, सॉरी यहाँ पर न्यूबॉर्न बेबी की केयर और रिससिटेशन के लिए हेल्थ केयर वर्कर्स को क्या करेगा? ट्रेन करेगा। RKSK राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, RBSK राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, सुमन या फिर NSSK। कौन सा कार्यक्रम है जो यहाँ पर बच्चे के लिए काम करेगा न्यूबॉर्न केयर और रिससिटेशन का? वो है यहाँ पर NSSK नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम? नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है जो बच्चे के लिए न्यूबॉर्न केयर और रिससिटेशन के लिए क्या करेगा? हेल्प करेगा। तो यहाँ पर आपको मेन यही नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम यदि लॉन्च पूछे तो हुआ था 2009 में। कब? 2009 में है जो यहाँ पर डॉक्टर और नर्सेस के लिए एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर के बारे में बताने के लिए, ट्रेनिंग के लिए इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर, और जो RKSK है, RBSK है, ये दोनों किसके लिए हैं? ये जनरली जो एडोलेसेंस एज ग्रुप के लोग हैं उनके लिए। फिर यहाँ पर जो सुमन प्रोग्राम है, कौन सा है? सुमन प्रोग्राम है, ये भी गवर्नमेंट का ही प्रोग्राम है, NHM ने लॉन्च किया था। और इस प्रोग्राम में क्या किया गया था? प्रेग्नेंट वुमेन और न्यूबॉर्न के लिए यहाँ पर टारगेट किया गया था सुमन प्रोग्राम में। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, A full-term newborn did not pass meconium in the first 24 hours. In which disease condition will they succor? तो यदि बेबी डिलीवर हो गया है, उसने अपने पहले 24 घंटे में मेकोनियम पास आउट नहीं किया है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट 24 आवर में
जनरली बच्चे मेकोनियम पास कर देते हैं, कुछ रेयर केस में 48 आवर तक का टाइम ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन है कि फर्स्ट 24 आवर में बच्चे ने मेकोनियम, जो कि बेबी का फर्स्ट पासिंग स्टूल है, पास नहीं किया, तो बच्चे को कौन सी कंडीशन डेवलप होने के चांसेस हैं? इंटरसेप्शन, सीलियक डिसीज, हिरस्प्रिंग्स डिसीज या फिर एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट। तो कौन सा यहाँ पर बच्चे के लिए प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं यदि बच्चे ने अपना पहला फर्स्ट पासिंग स्टूल मेकोनियम पास नहीं किया 24 घंटे तक? तो वो है यहाँ पर हिरस्प्रिंग्स डिसीज। क्या है? हिरस्प्रिंग्स डिसीज और मेगाकोलोन, जिसमें जो गैंग्लियोनिक सेल्स रहेंगी बच्चे की, क्या रहेंगी? एब्सेंट रहेंगी, जिसके कारण जब गैंग्लियोनिक सेल्स एब्सेंट रहेंगी तो बच्चा क्या कर पाएगा? अपना मेकोनियम और जो फर्स्ट पासिंग स्टूल है वो पास नहीं कर पाएगा। तो याद रखना है हिरस्प्रिंग्स डिसीज और मेगाकोलोन दोनों सेम कंडीशन है। तो न्यूबॉर्न बेबी में तब कब डायग्नोस की जाएंगी? जब बच्चा पहले 24 घंटे तक मेकोनियम पास नहीं करेगा। और मेकोनियम कहलाता है बेबी का फर्स्ट पासिंग स्टूल। क्लियर? नेक्स्ट है यहाँ पर क्यों नहीं होगा? क्योंकि गैंग्लियोनिक सेल्स क्या रहेंगी? एब्सेंट रहेंगी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर इम्पेयरमेंट ऑफ हार्ट फंक्शन ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो टू द हार्ट that is caused due to obstructive changes in the vessels supplying blood to the heart is called। यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि हार्ट का फंक्शन है क्या है? इम्पेयर है, गड़बड़ है, क्योंकि ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है बीच में। क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है वेसल्स में, जिसके कारण ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही है। तो ये क्या कहलाएगा? वैस्कुलाइटिस, पेरिफेरल आर्टेरियल डिसीज, इस्चीमिया या फिर हाइपरटेंशन। तो यहाँ पर एक कौन सा टर्म यहाँ पे यूज़ किया जाएगा जिसमें कहा गया है कि ऑब्स्ट्रक्शन के कारण ब्लड का फ्लो नहीं हो पा रहा है? वो है यहाँ पर इस्चीमिया। क्या है? इस्चीमिया। अब इस्चीमिया में क्या होगा? या तो कुछ प्लग का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो आर्टरीज है, वेसल्स है, वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होगा? जब कुछ बीच में फंसेगा तो यहाँ पर या तो कोलेस्ट्रॉल के कारण यहाँ पर कुछ प्लग का फॉर्मेशन होगा, इसके कारण आर्टरीज क्या होंगी? हार्ड होगी, ब्लड का फ्लो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जब ब्लड का प्रॉपर फ्लो नहीं होगा तो हार्ट की फंक्शनिंग भी गड़बड़ होगी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर अ डिसीज दैट रिजल्ट ए नॉन रिवर्सिबल पैथोलॉजिकल अल्टरेशन एंड लीव्स रेसिडुअल डिसेबिलिटी इज कॉल्ड। तो कौन सी डिसीज कहलाएगी जो कि नॉन रिवर्सिबल है? कैसी है? नॉन रिवर्सिबल है। पैथोलॉजिकल अल्टरेशन है साथ में, मतलब जो कॉज है डिसीज का वो क्या है? अल्टर्ड है, और पर्सन में कुछ ना कुछ ऐसी डिसेबिलिटीज कॉज कर सकती है। तो यहाँ पर वो डिसीज कौन सी है? एक्यूट, क्रॉनिक, कम्युनिकेबल या फिर स्पोरेडिक। तो कम्युनिकेबल डिसीज तो रिवर्सिबल होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको आज मान लीजिए मलेरिया हुआ तो आपको कभी मलेरिया नहीं होगा, होगा कभी भी हो सकता है। आपको आज कोरोना भी, इस टाइम कोविड फैला था तो किसी किसी को 2-2 बार तक हुआ, इवन मुझे भी 2 बार हो चुका है। ऐसे ही तो कम्युनिकेबल डिसीज तो नॉन रिवर्सिबल में नहीं आएगा, रिवर्सिबल हो जाएगा। एक्यूट डिसीज भी आपको आज गैस्ट्राइटिस है, आज स्टमक में पेन हो रहा है तो आपको हो सकता है 1 वीक बाद भी हो जाए, तो ये भी रिवर्सिबल होगा। फिर यहाँ पर जो डिसीज़ कहा है कि पैथोलॉजिकल अल्ट्रेशन साथ में आपको कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी भी देगी, तो वो कहलाती है क्रॉनिक डिसीज़। कौन सी डिसीज़ कहलाएंगी? क्रॉनिक डिसीज़, जो कि लंबे टाइम से है। आपको कब से है? लंबे टाइम से। एक्यूट डिसीज़ तो शॉर्ट टर्म में रहेंगी, लेकिन क्रॉनिक कैसी रहेंगी? लंबे टाइम से। नेक्स्ट वन है यहाँ पर डिप्थीरिया इज एन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड। तो डिप्थीरिया है जो कौन से बैक्टीरिया के स्ट्रेन के कारण होगा? कॉर्निबैक्टीरियम, क्लोरिस्ट्रीडियम, बॉर्डेटेला या फिर लीशमैनिया। डिप्थीरिया एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के थ्रू होगा, और जनरली ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करेगा और फैलेगा कैसे? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से। तो ये कौन सा इन्फेक्शन हो गया? बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के थ्रू होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर फाइलेरियासिस इज द कॉमन टर्म फॉर अ ग्रुप ऑफ डिसीज कॉज्ड बाय। फाइलेरियासिस एक कॉमन टर्म यूज किया जाता है, तो किस ग्रुप की डिसीज के लिए किया जाता है? वायरस, बैक्टीरियल, पैरासाइटिक नेमेटोड्स या फिर फंगई।
तो फाइलेरियासिस एक टर्म यूज़ किया जाता है और डिसीज किसके कारण होती है पैरासाइटिक नेमेटोड्स के कारण। किसके कारण होगी? पैरासाइटिक नेमेटोड्स के कारण। यहाँ पर आपके लिए यदि फाइलेरियासिस एग्जाम में आता है तो फाइलेरियासिस किसके थ्रू होता है जनरली? ये होगा पैरासाइटिक नेमेटोड्स के कारण, जो कि जनरली आपका जो लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फ वेसल्स है, उनको अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर CBHI स्टैंड्स फॉर विच is a wing of Directorate General of Health Services in the Ministry of Health and Welfare। CBHI का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है। तो CBHI का फुल फॉर्म क्या है? जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का एक हिस्सा है, विंग है, क्या है? एक पार्ट है। कंट्रोल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंसी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंसी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंस्पेक्टर या फिर नन ऑफ दीज। तो CBHI का फुल फॉर्म होता है आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंसी, जो कि 1961 में बनाई गई थी। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का ही एक पार्ट है, जो कि पूरी कंट्री में हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को कंट्रोल करता है। कौन? CBHI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंसी। नेक्स्ट है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू NSP TB एलिमिनेशन, क्या है? NSP के अकॉर्डिंग TB एलिमिनेशन के लिए यहाँ पे कहा है नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान। NSP का मतलब है यहाँ पर नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान के अकॉर्डिंग TB एलिमिनेशन के लिए इंटीग्रेटेड इनटू द 4 स्ट्रेटेजिक पिलर। तो यहाँ पर नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान ट्यूबरक्लोसिस के तहत कौन से 4 पिलर हैं जो TB को एलिमिनेट करने के लिए बनाए गए हैं? डिटेक्ट, ट्रांसफर, प्रिपेयर एंड ब्लॉक, डिटेक्ट, ट्रीट, प्रिवेंट एंड बिल्ड, डायग्नोस, ट्रीट, प्रिवेंट एंड ब्रेक, या फिर डिफाइन, ट्रीट, प्रिपेयर एंड ब्लॉक। तो यहाँ पर जो गोल रखा गया था, क्या था? यहाँ पर गोल रखा गया था कि हमें 2017 से 2025 तक क्या है, जो NSP था 2017 से 2025 तक हमें क्या करना है? TB को एलिमिनेट करना है। ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट करने का जो NSP टारगेट था वो कब तक का था? 2017 से 2025 तक। इसके तहत जो 4 पिलर थे, फर्स्ट था यहाँ पर डिटेक्ट करना। क्या था? TB को हमें पहले क्या करना है? डिटेक्ट करना है। जो भी ड्रग सेंसिटिव TB हो या फिर जो रेसिस्टेंट TB वाले पर्सन हो उनके लिए, फिर हमें डिटेक्ट करके उनको क्या करना है? ट्रीट करना है। ट्रीट करने के बाद फर्दर इन्फेक्शन को हमें प्रिवेंट करना है। देन आफ्टर हमें उनको इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि उनको दोबारा से TB ना हो पाए। है जो नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान था TB एलिमिनेशन के लिए, तो उसके 4 पिलर क्या थे? डिटेक्ट, ट्रीट, प्रिवेंट एंड बिल्ड। क्या है? डिटेक्ट करना है TB को, हमें ट्रीट करना है, प्रिवेंट करना है और ऐसी पॉलिसीज़ और सबको बिल्डअप करना है जिससे हम दोबारा से उस चीज़ को प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट है यहाँ पर मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन इज टू रिवाइटलाइज एफर्ट्स टुवर्ड्स प्रमोशन, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट ऑफ प्रैक्टिसेस। तो माँ प्रोग्राम है, माँ क्या है यहाँ पर? माँ प्रोग्राम है यहाँ पर। तो इस माँ प्रोग्राम के तहत क्या कहा गया है? मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम। तो किसके लिए लाया गया था? जिसमें प्रमोशन, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट प्रैक्टिसेस अपनाई गई थी। तो ये प्रोग्राम लाया गया था 5 अगस्त 2016 को। पहली बार इसको असम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। किसके लिए? ऑप्शन में है एंटीनेटल मदर के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग एंड कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के लिए, मदर्स न्यूट्रिशन के लिए या फिर पोस्ट नेटल मदर के लिए। जो माँ प्रोग्राम है, माँ से समझ में ही आ रहा है किसके लिए? बच्चों के लिए रहा है। तो ब्रेस्ट फीडिंग एंड कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के लिए इस प्रोग्राम को 5 अगस्त 2016 को लॉन्च किया गया था। माँ का मतलब यदि फुल फॉर्म एग्जाम में आता है तो है मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम। 5 अगस्त 2016 को जो माँ ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं उनके लिए, साथ ही साथ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम लाया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर
प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान एम्स टू प्रोवाइड assured, comprehensive and quality antenatal care free of cost universally to all pregnant women on the every month। तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान प्रोग्राम है, यहाँ पर PMSMA प्रोग्राम लाया गया था। तो इस प्रोग्राम के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट एंटीनेटल केयर करवाई जाएगी। हर महीने की किस तारीख को ये केयर दी जाएगी? 9th को, 1st को, 31st या फिर 15th को। चाहे महीना 31 दिन का हो, 30 दिन का हो, 28 दिन का हो, लेकिन जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान प्रोग्राम है, इसके तहत महीने की 9 तारीख को, हर महीने की 9 तारीख को जो एंटीनेटल चेकअप है वो होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी चार्ज नहीं होगा। यूनिवर्सली जितनी भी प्रेग्नेंट मदर हैं उनका हर महीने 9 तारीख को फ्री आपका चेकअप होगा, चाहे वो PSC सेंटर होंगे, CSC होंगे, सभी जगह। कब? 9 तारीख को। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम गिव होम ट्रीटमेंट फॉर न्यूबॉर्न बाय आशा? तो यहाँ पर कौन सा प्रोग्राम है जो आशा वर्कर है न्यूबॉर्न बेबी को होम ट्रीटमेंट दे सकती हैं? RBS के, JSS के जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, NSS के नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम या फिर HBNC प्रोग्राम। तो यहाँ पर कौन सा प्रोग्राम होगा जिसके तहत जो आशा वर्कर न्यूबॉर्न बेबी को केयर दे सकती हैं? तो वो होगा यहाँ पर होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। कौन सा प्रोग्राम? होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। यहाँ पर आपका आधा आंसर तो क्वेश्चन में ही छुपा है, कहा है कि होम ट्रीटमेंट आशा वर्कर देंगी वो भी। तो कौन सा प्रोग्राम होगा? होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर प्रोग्राम। नेक्स्ट है यहाँ पर, और ये प्रोग्राम लाया गया था 2011 में। जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनकी डेट आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, मिशन परिवार विकास इज एन इनिशिएटिव डायरेक्टेड टू। तो जो यहाँ पर मिशन परिवार विकास है, क्या है? मिशन परिवार विकास प्रोग्राम है। ये इनिशिएटिव लाया गया था किसके लिए? प्रमोट द एंटीनेटल केयर, प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग, प्रमोट फैमिली प्लानिंग या फिर प्रमोट द मैटरनल केयर। तो ये प्रोग्राम लाया गया था जनता को कंट्रोल करना, क्योंकि इंडिया की जनता बढ़ती जा रही है। वो टाइम दूर नहीं जब इंडिया चाइना को भी क्रॉस कर जाए, पॉपुलेशन के मामले में बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर मिशन परिवार विकास इसी के लिए लाया गया था कि हमें क्या करना है? फैमिली प्लानिंग के लिए प्रमोट करना है, अवेयरनेस फैलाना है। जो यहाँ पर टोटल 100 परिवार विकास का मतलब फैमिली बढ़ने से हमें रोकना है कि 2 से 2 बच्चे ठीक हैं, इसी टाइप का कुछ था यहाँ पर इनका जो एम था। तो मिशन परिवार विकास का क्या काम था कि फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करना। इसके तहत जो पूरे इंडिया के 146 हाई फर्टिलिटी डिस्ट्रिक्ट थे वहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज हाईली तरीके से प्रोवाइड करवाना, लोग उसको अपना सकें उसके बारे में जागरूक करना। और यहाँ पर जो 146 तो जो हाई फर्टिलिटी डिस्ट्रिक्ट हो गए, जिसमें टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी थी? 3। और यहाँ पर कुछ 7 हाई फोकस स्टेट थे, तो उनके लिए इस प्रोग्राम को लाया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर, हाउ मेनी डिसीज आर कवर्ड अंडर नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। तो ये क्वेश्चन तो भैया हर एक एग्जाम में आ रहा है, चाहे आप CHO का दे रहे हो, इवन नॉर्सेट में भी ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया है। तो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत है जो कितनी डिसीज कवर की जाती हैं? 4, 5, 6 या फिर 7। तो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम है, इसके तहत जो डिसीज कंट्रोल की जाती हैं वो है मलेरिया, फाइलेरियासिस, काला अजहर, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, चिकनगुनिया एंड लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। तो टोटल 6 डिसीज यहाँ पे कवर की जाती हैं। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम 2002 में आया था। इसके तहत इन 6 डिसीज को कवर किया जाता है। कौन कौन सी हैं फिर से सुनिए? काला अजहर, डेंगू, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, चिकनगुनिया, ये डिसीज इसमें कवर की गई हैं। 2002 में प्रोग्राम आया था। टोटल 6 डिसीज को यहाँ पे कवर किया गया है। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी मेंबर्स पर फैमिली कैन बी एनरोल्ड अंडर PMJY स्कीम। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत है, यहाँ पर कितने फैमिली के लोग एनरोल किए जा सकते हैं?
4, 6, 10 या फिर कोई भी लिमिट नहीं है, चाहे एक परिवार में 10 लोग ही क्यों ना हो। तो PMJAY स्कीम के तहत फैमिली का जो अमाउंट पूछा पहले हेल्थ के लिए तो वो है 5 लाख। फिर पूछा यहाँ पर कितने लोग एनरोल कर सकते हैं, तो वो है कोई भी लिमिट नहीं है। देयर इज़ नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स, कितने मेंबर हैं इसकी लिमिट नहीं है। नेक्स्ट वन, फुल नेम ऑफ आयुष्मान भारत योजना। तो आयुष्मान भारत योजना का पूरा नाम क्या है? आयुष्मान भारत जन उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री बीमा योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो आयुष्मान भारत योजना है इसका पूरा नाम है PMJAY स्कीम। क्या है? PMJAY मीन्स आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एम ऑफ पोषण अभियान। पोषण अभियान का मेन काम क्या है? इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल आउटकम ऑफ चिल्ड्रन, इम्प्रूव न्यूट्रिशनल आउटकम फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, इम्प्रूव न्यूट्रिशनल आउटकम फॉर लैक्टेटिंग मदर्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो पोषण अभियान है, क्या है? पोषण अभियान है। तो पोषण अभियान का यहाँ पर मेन एम क्या रखा गया है? तो पोषण अभियान का मेन एम रखा गया है कि ये सभी ग्रुप जो बच्चे हैं, बच्चों के अलावा यहाँ पर जितनी भी प्रेग्नेंट मदर है, लैक्टेटिंग मदर है, इन सभी को यहाँ पे टारगेट किया गया है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम आर ऑल एक्सेप्ट। तो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के सभी ऑब्जेक्ट हैं किसी एक को छोड़कर। प्रमोट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, प्रमोट द एप्लीकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ नॉलेज, प्रोवाइड्स फ्री एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स टू ऑल या फिर प्रोवाइड एक्सेस टू मेंटल हेल्थ केयर। तो नेशनल मेंटल हेल्थ केयर प्रोग्राम में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। यदि आप अकेले अपने घर में पैक रहेंगे, बाहर जब तक नहीं निकलेंगे तब तक आपका माइंड फ्रेश नहीं होगा, तो ये भी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ पर मेंटल हेल्थ नॉलेज आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको डिप्रेशन हो गया, मैनिया हो गया तो आप अपना चेक कराने ही नहीं जाएं। हर एक चीज़ का ट्रीटमेंट है। फिर आता है मेंटल हेल्थ केयर के बारे में जागरूक करवाना, लेकिन सबको एंटीसाइकोटिक्स ड्रग प्रोवाइड नहीं करवाना है, क्योंकि ये काम प्रोग्राम्स में नहीं होगा। ये काम डॉक्टर्स करेंगे, किसको ज़रूरत है किसको नहीं है, ये इसका एम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। जो नेक्स्ट क्लास होगी मॉडल पेपर सेकंड होगा इसके आगे का, क्वेश्चन नंबर 31 से, उसमें इसका आंसर आपको दिया जाएगा। ऑन विच ईयर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान वॉज लॉन्च्ड अंडर नेशनल हेल्थ मिशन। तो NHM के तहत प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान लॉन्च किया गया था कब? 2016 में, 2017 में, 2019 में या फिर 2018 में। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। क्लास कैसी लगी ये भी आप कमेंट कर सकते हैं एज यू विश। और जिनके भी पेपर हैं, चाहे आप कोई सा भी पेपर दे रहे हो, तो अब मॉडल पेपर सभी के लिए हेल्पफुल रहेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिए। जो भी लोग लैब टेक्नीशियन ANM की तैयारी कर रहे हैं उनको वीक में 3 और 4 क्लास जो होगी आपकी ANM और लैब टेक्नीशियन वालों के लिए भी बताया जाएगा कि आपका कहाँ का सिलेबस कैसा आएगा, आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक